अध्याय 15। वन देवता। जब क्लेटन ने बंदूक की खबर सुनी तो वह डर और आशंका से व्याकुल हो गया। उसे पता था कि नाविकों में से कोई इसका लेखक हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसने रिवॉल्वर जेन के पास छोड़ दी थी। साथ ही उसकी नसों की अत्यधिक स्थिति ने उसे इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि उसे किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। शायद अब भी वह किसी जंगली आदमी या जानवर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्लेटन अपने अजीब अपहरणकर्ता या मार्गदर्शक के विचारों के बारे में केवल अस्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसने गोली की आवाज सुनी थी और किसी तरह से उससे प्रभावित था। ये बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि उसने अपनी गति इतनी तेज कर दी थी कि क्लेटन उसके पीछे अंधाधुंध तरीके से लड़खड़ाता हुआ उसके साथ तालमेल बनाए रखने के व्यर्थ प्रयास में कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन बार गिर गया और जल्द ही पूरी तरह से पीछे रह गया। इस डर से कि वह फिर से पूरी तरह खो जाएगा, उसने अपने आगे खड़े जंगली आदमी को ऊंची आवाज में पुकारा और क्षण भर में उसे ये देखकर संतोष हुआ कि वह ऊपर की शाखाओं से हल्के से उसकी ओर गिर पड़ा। एक क्षण के लिए टार्जन ने उस युवक को ध्यान से देखा, मानो वो ये तय न कर पा रहा हो कि क्या करना सबसे अच्छा है। फिर क्लेटन के सामने झुककर उसने उसे गर्दन पकड़ने का इशारा किया और श्वेत व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर टार्जन पेड़ों की ओर चला गया। अगले कुछ मिनट उस युवा अंग्रेज को कभी नहीं भूले। वह झुकी हुई और हिलती हुई शाखाओं के बीच इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसे लगा कि वह अविश्वसनीय तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि टार्जन उसकी धीमी गति से आगे बढ़ने से चिढ़ रहा था। एक ऊंची शाखा से फुर्तीला प्राणी क्लेटन के साथ एक चक्करदार चाप के माध्यम से पड़ोसी पेड़ पर झूल गया। फिर शायद 100 गज की दूरी पर सुनिश्चित पैर एक दूसरे से जुड़ी हुई शाखाओं की भूल भुलैया में घूमते हुए नीचे हरियाली की काली गहराई के ऊपर एक तनी हुई रस्सी पर चलने वाले की तरह संतुलन बनाते हुए। डर पैदा करने वाले प्रथम अनुभव से क्लेटन उन विशालकाय मांसपेशियों और उस अद्भुत अंतर्ज्ञान या ज्ञान के प्रति गहरी प्रशंसा और ईर्ष्या में बदल गया, जिसने इस वन देवता को रात के स्याह अंधेरे में उतनी ही आसानी और सुरक्षा से रास्ता दिखाया जैसे क्लेटन दोपहर के समय लंदन की किसी सड़क पर टहलते। कभी कभी वे ऐसे स्थान पर प्रवेश कर जाते थे जहां ऊपर की पत्तियां कम घनी होती थीं और चंद्रमा की चमकदार किरणें क्लेटन की आश्चर्यचकित आंखों के सामने उस अजीब रास्ते को उजागर कर देती थीं जिस पर वे चल रहे थे। ऐसे समय में नीचे की भयावह गहराइयों को देखकर आदमी की सांस अटक जाती थी, क्योंकि टार्जन सबसे आसान रास्ता अपनाता था, जो अक्सर धरती से 100 फुट ऊपर जाता था। तथापि अपनी सारी गति के बावजूद टार्जन वास्तव में तुलनात्मक रूप से धीमेपन से अपना रास्ता तलाश रहा था, तथा इस दोहरे भार को संभाले रखने के लिए पर्याप्त शक्ति वाले अंगों की निरंतर खोज कर रहा था। कुछ ही देर में वे समुद्र तट के सामने समाशोधन स्थल पर पहुंच गए। टार्जन के तेज कानों ने साबोर के जाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के प्रयासों की अजीब आवाजें सुनी थीं, और क्लेटन को ऐसा लगा कि वे सीधे 100 फीट नीचे धरती पर गिर गए। इतनी जल्दी टार्जन नीचे उतरा। फिर भी जब वे जमीन पर गिरे तो मुश्किल से एक झटका लगा, और जैसे ही क्लेटन ने बंदर आदमी पर अपनी पकड़ छोड़ी, उसने उसे केबिन के दूसरी तरफ एक गिलहरी की तरह भागते हुए देखा। अंग्रेज तेजी से उसके पीछे भागा। तभी उसने देखा कि केबिन की खिड़की से एक विशालकाय जानवर का पिछला हिस्सा गायब होने वाला था। जैसे ही जेन पोर्टर ने अपनी आंखें खोली और उसे फिर से उस आसन्न खतरे का एहसास हुआ जो उसके लिए खतरा था, उसके बहादुर युवा दिल ने आखिरकार आशा की आखिरी किरण छोड़ दी और वह गिरे हुए हथियार को टटोलने लगी ताकि वह अपने लिए एक दयालु मौत का प्रबंध कर सके, इससे पहले कि क्रूर नुकीले दांत उसके सुंदर शरीर को चीर दें। शेरनी लगभग द्वार से बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले कि जेन को हथियार मिल जाता, उसने उसे तेजी से अपनी कनपटी पर उठा लिया ताकि अपने शिकार के लिए खुले उन भयानक जबड़ों को हमेशा के लिए बंद कर सके। एक क्षण के लिए वह झिझकी, अपने निर्माता से एक छोटी और मौन प्रार्थना करने के लिए, और जब उसने ऐसा किया तो उसकी नज़र अपनी बेचारी एस्मेरल्डा पर पड़ी, जो अलमारी के पास निष्क्रिय लेकिन जीवित पड़ी थी। वह बेचारी वफादार चीज को उन बेरहम पीले नुकीले दांतों के भरोसे कैसे छोड़ सकती थी? नहीं, उसे एक कारतूस उस मूर्ख महिला पर इस्तेमाल करना ही होगा, इससे पहले कि वह फिर से अपनी ठंडी बंदूक को अपनी ओर मोड़ ले।
वो इस कठिन परीक्षा से कैसे पीछे हट गई। लेकिन ये क्रूरता 1000 गुना कम न्याय संगत थी कि उस प्यारी काली महिला को, जिसने बचपन से ही उसे माँ की तरह प्यार और चिंता के साथ पाला था, उस बड़ी बिल्ली के खुरदरे पंजों के नीचे होश में आने के लिए छोड़ दिया गया। जेन पोर्टर जल्दी से उठ खड़ी हुई और काली गली की तरफ भागी। उसने रिवॉल्वर की नली को उस समर्पित हृदय पर कसकर दबाया, अपनी आंखें बंद की और साबोर ने एक भयानक चीख निकाली। लड़की चौंक गई, उसने ट्रिगर खींचा और जानवर की ओर मुड़ी, तथा उसी गति से हथियार को अपनी कनपटी पर तान दिया। उसने दूसरी बार गोली नहीं चलाई, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि विशाल जानवर को खिड़की से धीरे धीरे पीछे खींचा जा रहा है, और चांदनी में उसने 2 आदमियों के सिर और कंधे देखे। जैसे ही क्लेटन ने जानवर को केबिन के अंदर गायब होते देखने के लिए केबिन के कोने की ओर रुख किया, उसने ये भी देखा कि कपिमानव ने दोनों हाथों से जानवर की लंबी पूंछ को पकड़ लिया, तथा केबिन के किनारे अपने पैरों को टिकाकर जानवर को केबिन के अंदर से बाहर खींचने के प्रयास में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्लेटन ने तुरंत मदद की, लेकिन वानर पुरुष ने उसे आदेशात्मक और सख्त लहजे में कुछ कहा, जिसे क्लेटन ने आदेश समझा, हालांकि वह उन्हें समझ नहीं सका। अंततः उनके संयुक्त प्रयासों से विशाल शरीर को धीरे धीरे खिड़की के बाहर दूर दूर तक घसीटा गया, और तब क्लेटन के मन में अपने साथी के कार्य की बहादुरी का विचार आया। एक नग्न व्यक्ति द्वारा एक अजनबी श्वेत लड़की को बचाने के लिए एक चीखते पंजों वाले नरभक्षी को पूंछ से पकड़कर खिड़की से बाहर खींचना वास्तव में वीरता की अंतिम पराकाष्ठा थी। जहां तक क्लेटन का सवाल है तो यह एक बहुत ही अलग मामला था, क्योंकि वह लड़की न केवल उसकी ही प्रजाति और नस्ल की थी, बल्कि वह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी महिला थी जिससे वह प्यार करता था। हालांकि वह जानता था कि शेरनी उन दोनों को जल्दी ही मार डालेगी, फिर भी उसने जेन पोर्टर को ऐसा करने से रोकने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उसे खींचा। और फिर उसे इस आदमी और विशाल काले बालों वाले शेर के बीच की लड़ाई याद आई जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था, और उसे ज्यादा भरोसा होने लगा। टार्ज़न अभी भी आदेश जारी कर रहा था जिसे क्लेटन समझ नहीं पाया। वह मूर्ख श्वेत व्यक्ति को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वह अपने विषैले तीरों को साबोर की पीठ और बगलों में भोंक दे, तथा टार्ज़न की कमर पर लटके लंबे पतले शिकार के चाकू से उस जंगली हृदय को भेद दे, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं रहा था, और टार्ज़न ने भी उसे छोड़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह दुर्बल श्वेत व्यक्ति शक्तिशाली साबोर को एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं पकड़ सकता। धीरे धीरे शेरनी खिड़की से बाहर आ रही थी। आखिरकार उसके कंधे बाहर आ गए, और फिर क्लेटन ने एक अविश्वसनीय चीज देखी। टार्ज़न क्रोधित जानवर से अकेले निपटने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा था। उसे अचानक टेरकोस के साथ अपनी लड़ाई याद आ गई, और जब शेरनी के बड़े कंधे खिड़की से बाहर आ गए, जिससे शेरनी केवल अपने अगले पंजों के सहारे खिड़की की चौखट पर लटकी हुई थी, तो टार्ज़न ने अचानक उस जानवर पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक हमलावर रटलर की फुर्ती के साथ उसने खुद को सबोर की पीठ पर पूरी तरह से फेंक दिया। उसकी मजबूत युवा भुजाएं जानवर पर पूर्ण नेल्सन की तलाश कर रही थीं और हासिल कर रही थीं, जैसा कि उसने पिछले दिनों टेरकोस पर अपनी खूनी कुश्ती की जीत के दौरान सीखा था। दहाड़ते हुए शेरनी पूरी तरह से पीठ के बल पलट गई और अपने शत्रु पर पूरी तरह से टूट पड़ी, लेकिन काले बालों वाले दैत्य ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। धरती और हवा को नोचते और फाड़ते हुए सबोर ने इस अजीब प्रतिद्वंद्वी को हटाने के प्रयास में खुद को इधर उधर लुढ़काया और फेंका, लेकिन लगातार कसते हुए लोहे की पट्टियां उसके सिर को उसके भूरे सीने पर और नीचे धकेल रही थीं। बंदर आदमी की इस्पाती भुजाएं साबोर की गर्दन के पीछे की ओर रेंगने लगीं। शेरनी के प्रयास कमजोर होते गए। आखिरकार क्लेटन ने देखा कि चांदनी रात में टार्ज़न के कंधों और बाइसेप्स की विशाल मांसपेशियां रस्सी की तरह गांठों में बदल गईं। बंदर आदमी की ओर से एक लंबा और निरंतर प्रयास किया गया, और सबोर की गर्दन की रीढ़ की हड्डी एक तेज झटके के साथ अलग हो गई। एक पल में टार्ज़न अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और उस दिन दूसरी बार क्लेटन ने बैल बंदर की जीत की क्रूर दहाड़ सुनी। फिर उसने जेन की पीड़ा भरी चीख सुनी, सेसिल मिस्टर क्लेटन, ओह यह क्या है, यह क्या है।
जल्दी से केबिन के दरवाजे की ओर दौड़ते हुए क्लेटन ने आवाज लगाई कि सब ठीक है, और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज लगाई। जितनी जल्दी हो सके उसने बड़ा बार उठाया और क्लेटन को अंदर खींच लिया। वह भयानक आवाज क्या थी? वह फुसफुसाते हुए उसके करीब आ गई। यह उस आदमी के गले से निकली चीख थी जिसने अभी अभी आपकी जान बचाई है, मिस पोर्टर। रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ ताकि आप उसका शुक्रिया अदा कर सकें। भयभीत लड़की को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए वह क्लेटन के साथ केबिन के उस तरफ गई जहां शेरनी का मृत शरीर पड़ा था। वानरों का टार्जन चला गया था। क्लेटन ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए दोनों सुरक्षित स्थान पर वापस लौट आए। क्या भयानक आवाज थी? जेन चिल्लाई, मैं इसके बारे में सोचकर ही कांप उठती हूँ। मुझे मत बताओ कि एक इंसान के गले से वह भयानक और डरावनी चीख निकली थी। लेकिन ऐसा हुआ था, मिस पोर्टर, क्लेटन ने उत्तर दिया। यह कम से कम अगर मानव गला नहीं तो एक वन देवता का गला तो था। और फिर उसने उसे इस विचित्र प्राणी के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया कि कैसे जंगली आदमी ने 2 बार उसकी जान बचाई थी, उसकी अद्भुत ताकत, चपलता और बहादुरी के बारे में, भूरी त्वचा और सुंदर चेहरे के बारे में। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। पहले तो मैंने सोचा कि वो वानरों का टार्जन हो सकता है, लेकिन वह न तो अंग्रेजी बोलता है और न ही समझता है, इसलिए ये सिद्धांत अस्वीकार्य है। खैर, वह जो भी हो, लड़की ने रोते हुए कहा, हम उसके लिए अपनी जान के ऋणी हैं, और भगवान उसे आशीर्वाद दें और उसे उसके जंगली और बर्बर जंगल में सुरक्षित रखें। आमीन, क्लेटन ने उत्साहपूर्वक कहा। हे भगवान के लिए, क्या मैं मरा नहीं हूँ? दोनों ने मुड़कर देखा कि एस्मेरिल्डा फर्श पर सीधी बैठी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह अपने बारे में उनकी गवाही पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और अब जेन पोर्टर के लिए प्रतिक्रिया आई और वह बेंच पर गिर पड़ी, उन्मादपूर्ण हंसी के साथ सिसकने लगी।